जय हिंद साथियों। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले अगर भाई वीडियो पे जुड़ गए हो तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के संगठन, उनकी रचना, उनके सदस्यों की योग्यताएं, उन सदस्यों का निर्वाचन, उनकी जो पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा में कौन कौन से होते हैं, उनके वेतन और भत्ते क्या होते हैं, राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग बहुत डीपली चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे पहले अगर वीडियो पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आपके सामने दिख रहा होगा कि राज्यसभा के संगठन व शक्तियां, यानी कि पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपर हाउस। अब हमको पता है कि भैया भारतीय संविधान में भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। कौन सी भैया? संसदीय शासन प्रणाली को। अब इस संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रमुख सदन थे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा की चर्चा हम लोग ने कर ली है। अब हम लोग आज देखेंगे राज्यसभा, जो कि संसदीय व्यवस्था का एक प्रमुख सदन है, ठीक है, राज्यसभा। तो राज्यसभा की चर्चा भैया कहाँ की गई है? तो राज्यसभा की चर्चा भैया आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में, किसमें भैया? अनुच्छेद 80 में, ठीक है। अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, ठीक है। अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक है। तो अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी? 250, ठीक है भाई, अधिकतम होगी। अब वर्तमान में भैया कितनी है हमारे पास? वर्तमान में जो है वो 245 है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं। तो अब बात कहां पे आती है भैया कि जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी, इन 250 सदस्य जो हैं, इसमें से 238 सदस्य जो होंगे उनका निर्वाचन राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों, कौन कौन भैया? ये जो 250 सदस्यों में से 238 सदस्यों का निर्वाचन होगा। कौन? 238 सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। 238 सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वो राज्यों तथा कौन कौन भैया? देखना, राज्य तथा जो संघ शासित क्षेत्र होंगे, संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य करेंगे, ठीक है। संघ शासित क्षेत्रों की, तो राज्यों की विधानसभा और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है भाई। तो निर्वाचित सदस्य जान लेना, और संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है भाई। तो इन 238 सदस्यों का निर्वाचन कहां से? राज्य की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य, इन 238 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है 250 में से 238 सदस्य हो गए, ठीक है। 250 में से 238 सदस्यों का निर्वाचन हो गया। अब बचे भैया 12 सदस्य। तो ये 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, किसका? इन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कौन करता है भैया इन 12 सदस्यों का मनोनयन? तो इन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। कौन भैया? राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। मतलब ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अब किस आधार पे ये चुने जाते हैं कि राष्ट्रपति क्या देख के भैया इतने बड़ी आबादी वाले इस देश में इन 12 सदस्यों को क्या देख के चुनता है? तो देखना भैया, इन 12 सदस्यों का जो
मनोनयन राष्ट्रपति करता है वो किस आधार पे? जो कला, साहित्य और विज्ञान ठीक है, जो कला, साहित्य व विज्ञान, इसके साथ साथ समाज सेवा, ठीक है भैया, समाज सेवा, तो इन चारों क्षेत्रों में जो निपुण होते हैं या जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, इन कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों में जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है या जिसको महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त होती है, उन 12 सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हुई बात सभी को कि 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके साथ संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन करते हैं? 238 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अब बचा 12 सदस्य, 12 सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति किस आधार पर करता है भैया? जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इनको ख्याति प्राप्त होती है, उस आधार पे इन 12 सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है भाई, अब बात किसकी आती है? इनके सदस्यों की योग्यताओं की, कि इनके सदस्यों की योग्यता क्या होती? देखो भैया, तो सदस्यों की योग्यता हेडिंग देखना, सदस्यों की योग्यता किसके भैया? अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, मतलब राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले भैया इनके सदस्यों की योग्यता के बारे में संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया? संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का वर्णन किया गया। कौन कौन सा भैया? कहाँ पे? आर्टिकल 84 में। ठीक है भैया, ये याद रखना। 80 में राज्यसभा का चर्चा है और 84 में उनके सदस्यों की योग्यताओं की चर्चा है। अब पहला हेडिंग डालना भैया, या पहला पॉइंट लिखना कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है भाई, भारत का नागरिक हो। ये तो बहुत बेसिक सी बात है भाई कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक उस व्यक्ति को होना होगा। अब इसके बाद बात आती है, वह व्यक्ति जो होगा 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 30 वर्ष की आयु, ठीक है भाई, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, फिर आती है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए भाई। पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, 3 बात आई। अब इसके बाद चौथी बात याद रखना कि वह व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहा है या वह उसका चुनाव लड़ेगा, वह किसी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। किसके किसके भैया? भारत सरकार या किसी राज्य सरकार, ठीक है, किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पे यानी सरकारी नौकरी ना करता हो। ठीक है भाई, तो लाभ के पद पर ना हो, के पद पर ना हो। यहां तक बात भैया सभी को क्लियर है कि कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, और इसके बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। अब इसके बाद 5वीं बात याद रखना कि संसद के अधिनियम द्वारा उस व्यक्ति को, संसद के अधिनियम की जो उसके क्राइटेरिया होगा कि भैया राज्यसभा में आप चुनाव इस योग्यता इस क्राइटेरिया पे आप चुनाव लड़ेंगे, तो संसद के अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी योग्यताओं को पूर्ण करता हो। ठीक है भैया, तो सभी योग्यताओं को पूर्ण करता हो किसके? संसद के।
सभी योग्यता संसद के अधिनियम की पूर्ण करता हो। संसद के अधिनियम की पूर्ण करता हो। ठीक है भाई, यहां तक बात सभी को क्लियर है। अब देखना भाई, छठवां पॉइंट क्या है कि किसी न्यायालय द्वारा, वो चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, किसी न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मामले में 2 या 2 से अधिक वर्ष के कारावास का दंड उसे प्राप्त हो, मतलब उसे सजा नहीं होनी चाहिए किसी भी मामले में। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखना कि किसी न्यायालय द्वारा या किसी कोर्ट के द्वारा किसी न्यायालय द्वारा 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा ना प्राप्त हो या ना मिली हो। ठीक है, और किस मामले में भैया? फौजदारी मामले में। ठीक है, मारपीट जैसे मामलों में उसे नहीं मिली होनी चाहिए। यहां तक बात भैया सभी को क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद बात किसकी आती है भैया कि राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है। अब देखना भैया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है। तो उनके सदस्यों का निर्वाचन जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या अप्रत्यक्ष जो प्रणाली होती है ना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के आधार पे क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। ठीक है, तो देखना भाई, अप्रत्यक्ष प्रणाली से, अप्रत्यक्ष रूप से लिख लेना, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये तो बताया राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और कौन सी प्रणाली भैया? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। कौन सी भैया? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के आधार पे होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अब भैया कहोगे ये कौन सी प्रणाली होती है? तो इस एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में क्या होता है भाई कि जैसे 3 उम्मीदवार हैं, तो उन उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पे क्या बनाया जाता है? सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में ये होता है कि वरीयता के आधार पे सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, जैसे कोई राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, उसने ए को प्रथम वरीयता दी, वहीं बी को तीसरी वरीयता दी और सी को दूसरी। ठीक है, फिर दोबारा चुनाव हुआ तो फिर पहली वरीयता इसको दी गई, बी को दूसरी दी गई और सी को तीसरी। ठीक, तो इस प्रकार जब परिणाम आएगा तो इसमें यह देखा जाएगा कि वरीयता किसको दी गई है भैया? ए को, तो ये सदस्य चुन लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो सदस्यों का निर्वाचन कैसे? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के आधार पे होता है। तो ये है भैया आपकी एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सभी को। अब देखना भाई कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कैसा, मतलब कितने दिनों का होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 83(1) में, क्या 83 के 1 में, ठीक है, आर्टिकल 83 के 1 में इसमें कहा गया है, इसमें
83(1) के अनुसार राज्यसभा जो है भैया एक स्थायी सदन क्या है भैया। तो राज्यसभा जो है ये याद रखना भैया कि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, तो ये एक स्थायी सदन है। ठीक, अब स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, अब बात आ रही है उनके सदस्यों के कार्यकाल की। ठीक है भाई, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना 6 वर्षों का होता है। ठीक है भाई, 6 वर्षों। ठीक है, 6 वर्षों का होता है। अब प्रति 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब वो अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, तो कब, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होंगे, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात सभी को क्लियर है कि उनके निर्वाचन कैसे होता है और उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, यहां तक बात सभी क्लियर है कि आर्टिकल 83(1) में कहा गया है कि राज्यसभा जो स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जाता, मतलब यह कभी विघटित नहीं होती। क्या नहीं होती भैया, विघटित नहीं होती है। ठीक है, भंग नहीं की जा सकती। इसके बाद 6 वर्षों का जो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहां तक बात भैया सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है भैया यहां तक। चलो आगे देखते हैं अब इसके बाद। ठीक है, रुको। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखते हैं कि क्या चीज है। अब इसके बाद राज्यसभा के क्या किसकी बात आती है, पदाधिकारियों की बात आती है कि जिस प्रकार से लोकसभा में क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, उसी प्रकार राज्यसभा में क्या होते हैं भैया, सभापति और उपसभापति होते हैं, जो इसके 2 पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो देखना भाई यहाँ पे इसमें 2 पदाधिकारी की बात की गई। किसमें, इसके राज्यसभा के पदाधिकारियों में कार्यवाही के संचालन में 2 पदाधिकारी होंगे। कार्यवाही के संचालन में, ठीक है, के संचालन के लिए 2 पदाधिकारी की बात हुई है। पहला भैया हो गए सभापति और दूसरे हो गए उपसभापति। ठीक है, अब भैया सभापति और उपसभापति कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें से जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। यही चीज मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, पदेन सभापति। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने पढ़ाया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते। ठीक है भाई, अब ये जो सभापति होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया, तो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है सभापति का। ठीक है, एक एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना भाई, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सभापति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अब उपसभापति जो होते हैं, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में उपाध्यक्ष कौन होता है भैया, उपाध्यक्ष जो होता है वो विरोधी दल या विपक्ष के दल का होता है, और अध्यक्ष जो होता है वो जिसे
लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो होता है। तो इसी प्रकार उपसभापति का जो निर्वाचन होता है वो राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही कर लेते और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है भाई। तो उपसभापति जो होंगे उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से ही करते हैं। ठीक है, अपने बीच से ही करते हैं। और उनका कार्यकाल कितना होता है भैया? कार्यकाल जो होता है उनका उपसभापति का वो होता है भैया 6 वर्ष। ठीक है, यहां तक बात भैया सभी को क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद सभापति और उपसभापति का कार्य क्या है? तो सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब वो सारी राज्यसभा के सारे कार्यों की देखरेख वही करते हैं। अब जब सभापति अनुपस्थित होते हैं तो उपसभापति ही सभापति के स्थान पर कार्य करता है, यानी कि उनके कार्यों के संचालन करता है। ठीक है, तो पांचवी बात ये आती है इनके पदाधिकारियों में कि सभापति की अनुपस्थिति में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कार्य करता है। ठीक है, यहां तक भैया बात सभी को क्लियर है? ये तो सब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में भी यही चीज था। सभा उपसभापति जो होता है सभापति के कार्य करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष जो होता है कार्यवाहियों का संचालन करता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा का जो सभापति होता है, कौन भैया? राज्यसभा का सभापति भी क्या करता है? कार्यवाहियों का संचालन करता है। ठीक है, ये बात सभी क्लियर है? अब उसके बाद उसके पास अलग अलग शक्तियां उसको प्राप्त है। ठीक है, वह सदस्यों को अनुशासन में रखता है। ठीक है, अनुशासन में रखता इसलिए कि सदन का जो मान सम्मान है वो बना रहे। ठीक है, उन्हें वाद विवाद का अवसर प्रदान करता है, मतलब कि जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होती है। ठीक है, तो उसका मान सम्मान बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? सभापति की। और इसके साथ साथ सभापति जो होता है वो वाद विवाद का अवसर प्रदान करता है, किसको? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रस्ताव होते हैं जो प्रस्ताव और विधेयक, इस पे मतदान करता है। ठीक है, प्रस्ताव और विधेयक, ठीक है, पर मतदान करता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पे करता है। ठीक है भाई, मतदान करता है। और जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि निर्णायक मत देना होता है या किसी विधेयक को लेके सदस्यों में क्या है? बराबर का मत है, तो क्या करता है? ये अपना निर्णायक मत देता है सभापति, साथ साथ निर्णायक मत देता है। ठीक है भैया, क्या करता है? निर्णायक मत देता है। यहां तक भैया बात सभी को क्लियर है? इसके बाद सभापति की जो मैंने बताया अनुपस्थिति में उपसभापति ही क्या करता है? सभापति के कार्यों को करता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति द्वारा कौन चुना जाता है? राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो सभा में सभापतित्व करता है या प्रधान सभापति होता है। जो राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हो गई किसकी भैया बात? ये हो गए उनके पदाधिकारियों की बात। अब हम लोग किस पे बात करेंगे भैया? इसके बारे में एक छोटी सी चीज और जानते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है भैया, राज्यसभा के कौन? सभापति। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है, दो चीजें आई, उनके दोनों पदाधिकारी सभापति और उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
जब लाते हैं या अयोग्य का प्रस्ताव लाते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए क्या करना होता है भैया, उनके विरुद्ध क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव या उनके अयोग्यता का प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, अयोग्यता का प्रस्ताव लाके उनको उनके पद से हटा दिया जाता, लाकर पद से हटाया जाता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब सभापति को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा उपस्थित, जो राज्यसभा में उपस्थित सदस्य होते हैं उनके सदस्यों में क्या करना होता है, बहुमत पास कराना पड़ता है। क्या, बहुमत, 2/3 बहुमत पास कराते हैं। उसके बाद इसको, सभापति को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो सभापति को हटाने के लिए क्या करते हैं भैया, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कराते हैं। ठीक है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, सभापति अपने पद से, उसके पद से हटा दिया जाता है। अब लोकसभा जो होती है, इसके इस सभापति के अविश्वास प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो अपनी स्वीकृति दे देती है तो सभापति को क्या कर दिया जाता है, उसके पद से हटा दिया जाता है। मतलब कि राज्यसभा का जो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के, जब उस पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या उसको उसके पद से हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई प्रस्ताव लाते हैं, तो लोकसभा क्या करती है, लोकसभा यदि अपनी स्वीकृति दे देती है तो सभापति को उसके पद से हटा दिया जाता है। ये बात को भैया गांठ बांध के अपने पास रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखना कि सभापति को हटाने के लिए लोकसभा, इसकी लोकसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है भाई, लोकसभा जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों, क्योंकि जब यहां से प्रस्ताव पास हो गया तो लोकसभा यदि उस प्रस्ताव पे अपनी स्वीकृति दे देगी तो राज्यसभा के सभापति को उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव रखने से पहले सभापति को क्या करना पड़ता है, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। जैसे महाभियोग में होता है कि एक सदन में जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजने से पहले राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर भैया महाभियोग का प्रस्ताव या महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में भी यही होता है। तो राज्यसभा में जब उसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव या कोई प्रस्ताव लाते हैं राज्यसभा के सदस्य, तो उसको जब 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास करा दिया जाता है तो लोकसभा में भेजने से पहले सभापति को ये बता दिया जाता है 14 दिन पहले लोकसभा में भेजने से कि आपके ऊपर भैया ये प्रस्ताव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, अब बात ये आती है कि लोकसभा जो सभापति है उसके जो दूसरा पदाधिकारी है राज्यसभा का, कौन है भैया, उपसभापति। तो उपसभापति को हटाने में क्या लोकसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उपसभापति को हटाने के लिए लोकसभा की सहमति नहीं ली जाती। ठीक है भैया, उपसभापति को हटाने के लिए लोकसभा की अनुमति नहीं ली जाती, ये अनुमति नहीं ली जाती।
अब क्यों नहीं ली जाती भाई? क्योंकि ये जो उपसभापति होता है वो इन 245 सदस्य जो वर्तमान में है, तो इन्हीं 245 सदस्य या राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति का निर्वाचन होता है। और सभापति में इसलिए ली जाती है क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है भैया। तो उपसभापति को हटाने के लिए लोकसभा की क्या अनुमति नहीं ली जाती, केवल राज्यसभा के जो उपस्थित सदस्य होते हैं उन्हीं के बहुमत से उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर या उसको बहुमत से पास करवाकर उपसभापति को उसके पद से हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है या उसको पद से हटाया जा सकता है। किसके? उपसभापति पे कौन सा अविश्वास प्रस्ताव या अविरुद्ध प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं उपसभापति। इसके संदर्भ में उपसभापति और 2/3 बहुमत से पास करवा के उसको उसके पद से हटा दिया जाए। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है। अब इसके बाद बात किसकी आती है भाई? यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब बात आती है भैया कि राज्यसभा की गणपूर्ति क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा भैया गणपूर्ति क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि जैसे कोई खेल होता है ना, तो उस खेल जैसे क्रिकेट का ही खेल मान लो, तो 2 टीमें होती हैं 11-11 की, 11-11 की टीम होती है। तो इसी प्रकार यदि 10 हो जाए एक तरफ तो ये खेल नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में भी जो गणपूर्ति का मतलब या तात्पर्य इससे है कि राज्यसभा का जो सदन होगा तो तभी चल पाएगा जब उसके टोटल सदस्यों में 1/10 सदस्य, उसके 245 सदस्यों के 1/10 सदस्य सदन की कार्यवाही में उपस्थित होंगे, तभी राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया जा सकेगा। ठीक है, कुल सदस्य के 1/10 सदस्य। ठीक है, कितने? 245 के 1/10 सदस्य। ठीक है भाई, इस पॉइंट को लिखना कि गणपूर्ति क्या चीज है। तो गणपूर्ति भैया कि राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन तभी होता है जब उसके कुल सदस्यों के कुल सदस्यों के कितने भैया? 1/10 सदस्य, ठीक है, उपस्थित होंगे, तभी कार्यवाही या सदन का संचालन किया जा सके। ठीक है भाई, अब समझ आई गणपूर्ति क्या है। अब बात आती है राज्यसभा के पदाधिकारियों का वेतन क्या होता है। तो राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं या सभापति जो होता है उसका वेतन जो मासिक वेतन होता है वो भैया कितना? 1,25,000 रुपए। ठीक है, इसके साथ साथ राज्यसभा की जो सभापति होते हैं उसको अन्य सुविधाएं भी दी जाती, जैसे चिकित्सा की सुविधा मिलती निःशुल्क सरकार की तरफ से। उसके साथ साथ हवाई यात्रा, रेल यात्रा, उनके परिवार के लिए रेल यात्रा, मतलब कि बहुत सारे गाड़ियां, उनके बंगले, उनके नौकर चाकर, सारी व्यवस्था कौन देती भैया? सरकार करती है। ठीक है, तो उसके पदाधिकारियों का वेतन जो होता है सभापति का कितना? 1,25,000 रुपए होता है मासिक। ठीक, मंथली। ठीक, मंथली। यहां तक बात भैया सभी को क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों की शक्ति एवं कार्य। ठीक है, तो पहली शक्ति क्या हुई भैया? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कि राज्यसभा जो होती है
उसे कार्यपालिका के संबंध में कौन सी शक्ति मिली है? तो सबसे पहले जो कार्यपालिका के क्षेत्र में लोकसभा को शक्ति है, उतनी महत्वपूर्ण या उतनी ज्यादा शक्ति इसको नहीं है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कार्यपालिका के इस क्षेत्र में कम शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, किसके तुलना में? लोकसभा की तुलना में ठीक है, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को किस क्षेत्र में? कार्यपालिका के क्षेत्र में, इसके कार्यपालिका के क्षेत्र में। ठीक, ये क्षेत्र में कम शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कम शक्ति प्राप्त है। अब आपको पता होगा जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा के लिए जो मंत्रिमंडल होता है लोकसभा में, तो वो सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो मंत्रिमंडल होता है। तो इसी प्रकार राज्यसभा के लिए वह क्या होगा? सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होगा, सामूहिक रूप से। ठीक है, लेकिन कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए क्या भैया? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यसभा जो होती है वो अपने मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। क्या करने के लिए? अब इस कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए, जिस प्रकार लोकसभा अपने सदस्यों से या जो मंत्री परिषद से लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है भैया? उनके विभाग से संबंधित सारे प्रश्न पूछता है, मतलब उनसे खाका लेता है कि आपने क्या क्या किया, कौन कौन सी परियोजनाओं के महत्वपूर्ण उसमें। तो इसी प्रकार क्या करते हैं राज्यसभा के जो मंत्री होते हैं, राज्यसभा के मंत्रियों से, अब क्या होता है भैया? उनके मंत्रियों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यसभा के जो मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछ सकती है। कौन? हमारी राज्यसभा यानी कि सभापति। ठीक है, ये मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। अब प्रश्न पूछने के साथ साथ क्या कर सकती है? काम रोको प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, दो चीज हो गए, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकती है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। अब ये सब किसके लिए होता है भैया? कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाए। कौन लाता है? राज्यसभा यानी कि सभापति जो होते हैं वो क्या करते हैं? राज्यसभा के मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं, मर्यादा भंग प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, मर्यादा भंग कि आपके द्वारा सदन की मर्यादा भंग हुई है, तो मर्यादा भंग प्रस्ताव कौन लाता है भैया? राज्यसभा लाती है। और किस लिए लाती है ये भी याद रखना, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए ये सारी चीज कौन करती है? हमारी राज्यसभा करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कार्यपालिका के क्षेत्र में या कार्यपालिका संबंधी कम शक्तियां हैं, लेकिन जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यसभा जो होती है वो अपने मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और मर्यादा भंग प्रस्ताव आदि के माध्यम से अपने क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, उस पर अंकुश लगाए रखती है। इसके साथ साथ क्या करती है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा क्या करती है? इन पे नियंत्रण रखती है। अब आओ देखते हैं दूसरी शक्ति कौन सी है। अब बात आती है संविधान में, क्या भैया? संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति लोकसभा और राज्यसभा को क्या है भैया? एक समान रूप से प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है संविधान संशोधन के संबंध में।
के क्षेत्र में दोनों को राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा को संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां कितनी है? बराबर रूप से दोनों को प्राप्त है। ठीक है, इसको भी बराबर मिली है और इसको भी बराबर रूप से शक्तियां किसमें दी गई हैं? संविधान संशोधन के क्षेत्र में। ठीक है, अब आती है बात दूसरी। ठीक है, अब विधान जो होता है या विधि के लिए, किसी कानून के लिए विधान संशोधन का प्रस्ताव क्या करते हैं भैया? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या भैया? विधान संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात तो बहुत आसानी से समझ आ रही होगी भाई कि कोई भी जो विधान संशोधन प्रस्ताव होगा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन वह संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाता है जब उस पे दोनों सदनों की क्या हो जाती है भैया? दोनों सदनों की स्वीकृति हो जाती है। तो लिख लेना भाई, लेकिन स्वीकृत तभी माना जाएगा तभी माना जाता है जब दोनों सदन जब दोनों सदन में बहुमत प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहां तक बात भैया सभी क्लियर हुई संविधान संशोधन के क्षेत्र में। ठीक है, कि विधान संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन स्वीकृत तभी माना जाएगा भैया जब दोनों सदन में उसे बहुमत मिल जाएगा। अब उसके बहुमत के लिए कितना बहुमत होना चाहिए? तो ये भैया बहुत आसान सी चीज है, 2/3 बहुमत से उसे बहुमत पास होना चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद दूसरी शक्ति कौन सी देखते हैं? विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति देखो भाई, विधायी शक्ति का मतलब हुआ विधि निर्माण के क्षेत्र में, मतलब कानून बनाने के क्षेत्र में राज्यसभा और लोकसभा को कौन कौन किस शक्तियां प्राप्त है? तो राज्यसभा और लोकसभा को विधि निर्माण के क्षेत्र में इक्वल रूप से शक्तियां दी गई। ठीक है, इसमें भी यही हाल है। ठीक है, विधि निर्माण के क्षेत्र में जो शक्तियां हैं भैया दोनों को बराबर दी गई। राज्यसभा को भी बराबर है भैया, कोई भी कानून ला सकता है अपना बनवाने के लिए, लेकिन वो पास तभी होगा जब उस पे दोनों सदन क्या करेंगे भैया? स्वीकृति दे देंगे। ठीक है, तो विधि निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा को क्या है भैया? शक्ति जो है बराबर रूप से मिली, इक्वल दोनों को है, लेकिन वो पास तभी होगा, वो विधि या वो कानून तभी माना जाएगा जब दोनों सदनों की उस पर क्या होगी? सहमति हो जाएगी। और गैर वित्त विधेयक जो, ठीक है, गैर वित्त विधेयक के क्षेत्र में भी दोनों सदनों को क्या है? समान रूप से शक्तियां प्राप्त है। इसके साथ साथ गैर वित्त विधेयक, इसमें भी भैया दोनों को समान रूप से शक्ति प्राप्त है। गैर वित्त विधेयक के क्षेत्र में भी दोनों को समान रूप से शक्तियां मिली हैं। ठीक है, बराबर रूप से। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद जो गैर वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा? ये जो गैर वित्त विधेयक होगा ये किसी में भी लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा में पहले लाया जाए या लोकसभा में लाया जाए। ठीक है,
तो गैर वित्त विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है पहले और लोकसभा में, लेकिन जो इन दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा, ठीक है, 2/3 से यहाँ हुआ, 2/3 यहाँ हुआ, तो जब ये पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए ये भेजा जाता है। ठीक है, कौन सा विधेयक? गैर वित्त विधेयक। जब यहाँ से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास क्यों जाता है? दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति से हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। कौन सा विधेयक? गैर वित्त विधेयक राज्यसभा में पहले लाया जा सकता है और लोकसभा में। फिर जब ला दिया गया तो दोनों से पास हो गया, पास होने के पास बात भैया वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, किस लिए? हस्ताक्षर होने के लिए। ठीक है, अब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करता है कि नहीं करता है वो अपने पास रखता है, वो राष्ट्रपति की इच्छा पे होता है। ठीक है भाई, चलो रुको भाई। चलो भाई, यहां तक क्लियर है कि राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, वह हस्ताक्षर करे या ना करे उसके पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात किसकी आती है? जब कोई साधारण विधेयक होता है, क्या? जब अनुच्छेद 108 में जो है भैया साधारण विधेयक, किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा में यदि क्या हो गया? मतभेद उत्पन्न हो गया, तो 108 में क्या भैया है? साधारण विधेयक है। ठीक, अब किसी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा में मतभेद उत्पन्न हो गया तो उस विधेयक पर क्या दोनों सदनों की क्या होगी? संयुक्त बैठक में विचार किया जाता है। जब मतभेद उत्पन्न हो गया भैया तो क्या होगा? संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक की जाती है। ठीक है, अब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं भैया? तो वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो मतभेद में संयुक्त बैठक होती है, स्पीकर उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब ये 2/3 बहुमत से इसमें तब पास होता है। ठीक है, इस संयुक्त बैठक में यह निर्धारित किया जाता है कि यह विधेयक कानून का रूप लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो अधिकतर यही होता है कि लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है भैया? तो वो है 545 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। तो अधिकतर यही होता है कि इसी का निर्णय अंतिम होता है। 545 सदस्य जो होते हैं वो 245 पे भारी हो जाते हैं और इसी का निर्णय जो होता है लोकसभा का, लोकसभा की सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसी की इच्छा के अनुसार क्या होता है? निर्णय दिया जाता है, किसमें? संयुक्त बैठक में। ठीक है, अब राज्यसभा के पास भैया एक तो वो होता है कि किसी विधेयक को कितने अपने पास 6 महीने तक वो रख सकते। ठीक है भैया, तो ये याद रखना, राज्यसभा क्या राज्यसभा किसी विधेयक को राज्यसभा जो होती है वो किसी विधेयक के पारित होने में अधिकतम 6 माह तक, ठीक है, होने में अधिकतम जो 6 माह तक विलंब कर सकती। 6 माह बाद वो खुद ब खुद क्या कर लिया जाएगा भैया? पारित मान लिया जाएगा। 6 माह तक विलंब कर सकती। ठीक है, यहां तक भैया सभी को क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं इसकी अगली शक्ति कौन सी है। तो अगली शक्ति है भैया वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या है? राज्यसभा की। तो वित्तीय मामलों में राज्यसभा जो है वो शक्तिहीन है। ठीक है, क्यों है शक्तिहीन? क्यों है भैया? वित्तीय मामलों में राज्यसभा जो है भैया वो क्या है? शक्तिहीन है। शक्तिहीन है क्यों? क्योंकि जो धन विधेयक होता है भैया वो कहाँ होता है? वित्त विधेयक और धन विधेयक जो होते हैं भैया लोकसभा में ही पहले प्रस्तावित किए जाते हैं।
तो राज्यसभा इसमें वित्तीय क्षेत्र में या वित्तीय मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है, क्योंकि सर्वोच्च या संख्या के आधार पे, सर्वोच्चता के आधार पे लोकसभा को ज्यादा शक्ति दी गई है राज्यसभा की तुलना में। ठीक है, अब संविधान के अनुसार क्या है कि वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, जो वित्त विधेयक होता है भैया वो पहले कहाँ आता है? लोकसभा में। लोकसभा पे प्रस्तावित होने के बाद तब वो राज्यसभा में जाता है। अब राज्यसभा उस पे अपना क्या दे, चाहे वो उसको शुद्ध संशोधन के लिए दे, उसको मानने या ना मानने के लिए कौन लोकसभा बाध्य नहीं होती, क्योंकि उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, अब लोकसभा द्वारा पारित होने पर कौन सा वित्त विधेयक राज्यसभा में जब भेज दिया जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम अपने पास 14 दिन तक इसको विचार के लिए रख सकती है। वित्त विधेयक जब लोकसभा से क्या हो गया भैया, पारित हो गया, कहाँ जाएगा? अब जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। अब राज्यसभा इससे कितने दिन तक? 14 दिन तक। 14 दिन तक अपने पास इसको इस पे विचार करने के लिए रख सकती है। अब इसके बाद 14 दिन तक वो रख लिया, अगर 14 दिन के अंदर नहीं दी तो भैया 15वें दिन वह खुद ब खुद पास में, मतलब लोकसभा से पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा जो होती है वित्त विधेयक को क्या कर सकती है? अपने सुझाव के लिए सुझाव देकर लोकसभा वापस भेज सकती है, लेकिन उस सुझाव को मानने या ना मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होती है। इस बात को अपने दिमाग में भैया बैठा लेना कि सुझाव के लिए जो सुझाव भेजती है भैया राज्यसभा, सुझाव मानने के लिए लोकसभा जो होती है वो बाध्य नहीं होती। ठीक है, कौन? लोकसभा बाध्य नहीं होती। ठीक है, बाध्य नहीं होती है। यहां तक भैया बात सभी को क्लियर है। लेकिन जो एक बात और आती है कि वित्तीय क्षेत्र में जो राज्यसभा है केवल सूचना पाने तथा लोकसभा द्वारा लोकसभा द्वारा बजट पर अपनी टीका टिप्पणी करने का ही अधिकार है। इसको भैया राज्यसभा को किसके क्षेत्र में? वित्त विधेयक के क्षेत्र में क्या करने के लिए? सूचना पाने और टीका टिप्पणी करने का अधिकार मिला है, बस। ठीक है, अब लोकसभा के सदस्यों के साथ साथ राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं भैया वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात मैंने पहले ही बताई है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहाँ तक भैया बात सभी क्लियर हुई। वित्त विधेयक जो होता है पहले लोकसभा में आता है, फिर पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक इसको अपने पास रख सकती है विचार के लिए। अब उस पर विचार करेगी, वो उसे सुझाव के लिए भेजेगी किसके पास? लोकसभा के पास। तो लोकसभा उसे मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं होती। ठीक है भैया, अब इसके बाद इसकी अगली शक्ति आती और अंतिम शक्ति या अन्य शक्तियों में देखते हैं भैया कि जो राज्यसभा को अन्य शक्ति कौन कौन सी मिली है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, जज होते हैं जो भैया सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कौन भैया? सीएजी जो होते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कौन? जज। ठीक है, इसके साथ साथ सीएजी। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति क्या होती है भैया? आवश्यक होती। ठीक है, ये भैया बात याद रखना कि इनको हटाने के लिए और सीएजी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सदन ये इनके पद से हटा दे। ठीक है, किसको? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेस को या न्यायाधीशों को और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है
दोनों सदनों के सदस्य मिलके करते हैं। इसकी अन्य शक्तियों में याद रखना कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोनों सदनों के सदस्य मिलके करते हैं। ठीक है भाई। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के सदस्य मिलके करते हैं। दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है भाई। इसकी अन्य शक्ति में ये पॉइंट याद रखना। अब राष्ट्रपति को जब महाभियोग उस पर लगाया जाता है उसके पद से हटाने के लिए, तो ये राज्यसभा और लोकसभा को समान रूप से शक्तियां प्राप्त है। ठीक है। एक सदन उस पर महाभियोग लगाता है तो दूसरा उस पर स्वीकृति देता है। ठीक है, उसकी जांच करता है, तभी भैया राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो इसकी अन्य शक्तियों में हो गया राज्यसभा की अन्य शक्तियों। ठीक है भाई। चल, यहाँ तक हुई भैया राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता होनी चाहिए और राज्यसभा की जो शक्तियां होती है उनकी बात हुई। आज राज्यसभा का सदस्य जो टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मित्रों के। ठीक है भाई, जय हिंद।